अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए जो बड़ी खबर है, पंजाब असेंबली का इजलास तो इस वक्त भी जारी है, लेकिन मरियम साहबा के लिए पंजाब असेंबली को अजाज़ाब बनाकर रख दिया गया है। उनके लिए जमीन इतनी ज्यादा गर्म की गई है, इतनी गर्म की गई कि उन्हें अपने दोनों हाथों की उंगलियां अपने कानों के अंदर ठोंसनी पड़ी कि ये आवाजें कहीं उनका पर्दे ना फाड़ दें, कि इनके पर्दे ना फाड़ दें। इतना तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, इतना शदीद प्रोटेस्ट हुआ है। और ये सिर्फ आगाज है, ये एक ट्रेलर है जो कि चला है पंजाब असेंबली में। मरियम साहबा को भी समझ आ गई होगी। यकीन माने ऐसा एहतजाज था, ऐसी आवाजें थी कि पंजाब असेंबली को फाड़ कर वो बाहर जा रही थी। बड़ा तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, इस हवाले से आपको बताते हैं। साथ आज से कुछ दिन पहले खबरें आई कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक कमरे में बंद कर दिया गया है, लेकिन आज ये खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं। आज ये खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं। मियां साहब ने तकरीर की है, लेकिन उस तकरीर के अंदर वाज़ेह तौर पर यह पैगाम आ गया कि मियां साहब एक कमरे में बंद है और कमरे को बाहर से ताला लगा दिया गया है। यानी ये खौफनाक है, ये खौफनाक है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिनकी एक पॉलिटिकल लेगेसी है, उन्हें कमरे के अंदर बंद करके बाकायदे से बाहर से ताला लगाकर चाबी किसी और ने अपने पास रख ली है और मियां साहब को एक खौफनाक कमरे में बंद कर दिया गया है। साथ एक और खबर है, लाहौर हाईकोर्ट बार में तहरीक इंसाफ के जो हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे असद मंजूर भट्ट साहब, वो जीते हैं। जीतने के बाद उन्होंने 22 सेकंड की गुफ्तगू की है, वो आपको समझाएंगे तो आपको लग पता जाएगा कि जनाब ये कितना तगड़ा हो गया इमरान खान, और एक वकला की कितनी तगड़ी एक क्लास इमरान खान के साथ आकर जुड़ गई है। और ये पाकिस्तान की एक बड़ी बार है, तगड़ी बार है, और उनका पैगाम क्या है वो आपको खुलकर सुनाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये एक वीडियो देखें, ये लाइन लंबी खड़ी देखें। बुनियादी तौर पर नौजवानों के लिए कुछ वीजों की अनाउंसमेंट हुई है और बहुत सारे लोगों ने इश्तिहारात छापे। बुनियादी तौर पर ये वीजे हैं, कोरिया के वीजे हैं और मुस्लिम ममालिक के वीजे हैं। तो ये सिर्फ लंबी लाइन देखें, ये पाकिस्तान के नौजवान हैं, ये पढ़े लिखे नौजवान हैं और इनकी ना खत्म होने वाली लाइन है। ये हजारों की तादाद में दोनों तरफ नौजवान खड़े हैं, और ये इसलिए खड़े हैं ताकि ये अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पेपर्स जाकर वहां पर जमा करवा सकें और ये इस मुल्क से बाहर जा सकें। ये कर छोड़ा है अपने पाकिस्तान के साथ, ये हाल इस पाकिस्तान का किया है। ये है आपका नौजवान, ये है जिसके बारे में बिलावल कह रहा था कि मैं नई सोच लेकर आऊंगा। ये उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर, ये कवानीन है, ये जनाब इस रियासत के ऊपर यकीन है कि इन नौजवानों की लाइनें देखें, ये नौजवानों की लाइनें देखें, और ये सारे नौजवान यकीनी तौर पर कर्ज लेकर इस मुल्क से बाहर जाएंगे और बाहर जाकर सिर्फ इतने पैसे बेच सकेंगे कि इनके वालिदैन दवाइयां खरीद सके। यानी जिस मुल्क के अंदर ब्रांड रैंक की इंतहा है, ये पढ़ा लिखा नौजवान है, आपका पढ़ा लिखा नौजवान है, और ये मुल्क से बाहर भाग रहा है, ये मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है, और ये किसी भी तौर पर जा रहा है। मैं बहुत सारे जाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे जानने वाले बहुत सारे दोस्त हैं, यकीन माने वो डंकी मारने के लिए तैयार हैं, और वो कहने का कानूनी तौर पर बहुत सारी जगहों से डंकी रोक दी गई है। नहीं तो हमने बाकायदे से पैसे दे रखे थे कि हम डंकी मारकर समुद्र के जरिए किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे, लेकिन हम यहां पर नहीं रहेंगे। लेकिन यानी नौजवान इतना ज्यादा मायूस हो गया है, और फिर अब जो हुकूमत या जो एक ढांचा बैठा दिया गया है, जिनका काम यह है कि कौन बनेगा करोड़पति, किसने कितना माल बनाना है, किसने कितना माल नहीं बनाना, और तबाही इस मुल्क के अंदर निकाल देनी है उन्होंने। और जो महंगाई होगी उसके बाद इस नौजवान नस्ल का क्या हाल होगा, ये आपने वीडियो देखी है, इसके अंदर ही आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान के नौजवान किस ज़हनी कर्ब और तकलीफ से गुजर रहे हैं। यकीन माने इनके पास सिगरेट पीने के पैसे नहीं है, अपने शाम को अपने घर ले जाने के लिए यानी 100 रुपए 200 रुपए इनके पास नहीं है कि ये कोई लिफाफा या कोई चीज अपने घर लेकर जाए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए। इस हाल में ये नौजवान रह रहे हैं। अब यकीन माने कि इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर पहले भिखारी आते थे और थोड़े बहुत पैसे मांगा करते थे। अब भिखारी आते तो सिर्फ इतना कहते, यार 1 किलो आटा लेकर दे दो। वो कहते हमें नहीं पैसे चाहिए, 1 किलो आटा लेकर दे दो, ये लेकर दे दो, वो लेकर दे दो। यानी वो अब बाकायदा से रसीदें अपने साथ लेकर आते हैं कि जनाब ये प्रिस्क्रिप्शन है, बराए मेहरबानी दवाइयां में लेकर दे दो। वो कहते हैं ज्यादा भी ना लेकर दे दो, कम से कम थोड़ी सी लेकर दे दो, 1-2 दिनों की। और यकीन माने जो आपसे आटा मांगता है ना, वो आटा उसने बेचना नहीं है, उस आटे से उसने रोटी खानी है, अपने बच्चों को खिलानी है। तो रोटी खाने जोगे हालात इनके नहीं हो गए हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर एक तमाशा है। अब तमाशा देखें कि सिंध असेंबली का आज इजलास था और वहां पर एक तारीखी प्रोटेस्ट हुआ है, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, और वो जो वीडियोस आई हैं सर्कुलेट कर रही हैं, खवातीन को बालों से पकड़ कर घसीटा गया है, मारा गया, डंडे मारकर उनकी तबाही निकाली गई है, और उनके काफिले रोके गए हैं, उनकी काफिले रोके गए, उन्होंने सिंध असेंबली तक नहीं पहुंचने दिया गया। यानी प्रोटेस्ट करने की भी इजाजत नहीं है, आप एहतजाज भी नहीं कर सकते, और लाठी का बेदरेग इस्तेमाल हुआ है। यह अभी असेंबली वजूद में नहीं आई है और तब से ये शुरू हो रहा है। आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे मामला किस तरफ जाएंगे। यानी एट द एंड ऑफ द डे आपको इमरान खान से सुलह करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मुल्क आगे जा नहीं सकता। यानी आप इस तरह से एक ढकोसला ड्रामा, एक फिल्म चलाकर कंट्रोल कर ही नहीं सकते हालात को, मामलात को नहीं कंट्रोल कर सकते। यानी इन इंतखाबात 2024 में 2.5 करोड़ नया वोटर था, अगले इंतखाबात में तकरीबन 3 करोड़ नया वोटर होगा। 2.5 करोड़ ये और 3.5 करोड़ वो, आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जनाब ये एट द एंड ऑफ द डे मैंडेट इमरान खान को ही देना पड़ेगा, 2/3 मेजॉरिटी के साथ देना पड़ेगा, और अब 10 साल इमरान खान को देने पड़ेंगे, 10 साल कम से कम इमरान खान को अब देने पड़ेंगे, और वो 10 साल का फटा लगाएगा भी, जो हालात इन्होंने बना दिए हैं। अब मैं देख रहा था कि जनाब जो जमीयत उलमा इस्लाम फे यानी मौलवी फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, उनके जो राशिद सुमरो साहब है, और ये कराची चैप्टर को, सिंध चैप्टर को लीड करते हैं, उन्होंने जब उनका काफिला रोका गया सिंध असेंबली की तरफ जा रहा था,
تو उन्होंने बाकायदा खड़े होकर वहां पर गाड़ी पर क्या अल्फाज कहे, उन्होंने कहा जनाब मैं पाकिस्तान के हसास इदारों के नाम लिए हैं, उन्होंने कहा मैं जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब, डीजी आईएसआई साहब, डीजी रेंजर्स, कोर कमांडर्स आए मुझसे बात करें, मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाहता हूं, जरदारी से लड़ना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे हक पर डाका मारें और हम घर पर छुप कर बैठ जाएं। ये उन्होंने खुलकर बातें की और ये भी समझ से बाहर है कि यह जनाब किस तरह से एक सियासी जमात है जिसको यानी नाम नहीं भी लेती उन्हें अंदर डाला जाता है। एक सियासी जमात है, उनके ऊपर सिर्फ इल्जामात किए हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान के इदारों के मुखालिफ है, कैंपेन चलाई जाती है। वो बार बार बेचारे आते हैं, मीडिया पर आकर बातचीत करते हैं, सब जगह पर बातचीत करेंगे जनाब हमारा किसी इदारे के साथ कोई मसला नहीं है, हमारा मैंडेट हमारे वापस किया जाए। लेकिन यहां पर ये राशिद सुमरो साहब खुलकर धंधनाते हुए फिलकर बातचीत कर रहे हैं। मौलवी फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में बैठकर पाकिस्तान के इदारों के नाम ले रहे हैं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को बार बार मुखातिब कर रहे हैं। कुछ नहीं होता। लेकिन एक पार्टी है जिसको बिल्कुल रौन दिया गया है, जिसको बिल्कुल अंदर डाल दिया गया है और जिसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है, और उनके हवाले से एक नैरेटिव बिल्डिंग रोजाना की बुनियाद पर की जाती है कि जनाब इनकी इदारों के साथ टकराव है, ये कोई इदारों के खिलाफ है, ये कोई इदारों के खिलाफ क्या करना चाहते हैं, और वो सबसे मकबूल तरीन पार्टी है, उसका सबसे बड़ा मैंडेट है, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। अब ये वीडियो देखिए आप साथ, ये मरियम नवाज शरीफ साहब जब पंजाब असेंबली में मौजूद है तो ये सिर्फ आगाज है, ये आगाज की वीडियो है कि जहां पर ये नारे लगे कि मरियम के पापा चोर हैं, मरियम नवाज शरीफ चोर हैं और इन्होंने डाका मारा हुआ है। ये सिर्फ आवाजें सुन लें। अब ये शदीद तगड़ी नारेबाजी हुई है, मरियम के कानों के पास आकर बिल्कुल कान उनके फाड़ कर रख दिए गए पंजाब असेंबली में कि जनाब मरियम के पापा चोर हैं, आपके भाई चोर हैं, आप सब डाकू हैं और आप डाकू के तौर पर पंजाब असेंबली के अंदर आकर घुसे हैं, लिहाजा हम आपका मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये बात बड़ी खुलकर बाजी हो गई है कि पंजाब असेंबली जहां पर तहरीक इंसाफ की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जब ये पंजाब असेंबली के अंदर सारे मौजूद होंगे तो मरियम साहबा ना तो कोई लेजिस्लेशन कर सकेंगी और ना ही वो असेंबली चल सकेगी। यानी ये वजीर आला तो होंगी लेकिन ये वजीर आला के इख्तियारात को एंजॉय नहीं कर सकेंगी। जब भी पार्लियामेंट के अंदर आएंगी लोगों ने इनके कान फाड़ देने हैं, इन्हें बोलना इनके लिए अजाब बन जाएगा, वहां पर बैठने के बाद इनके 2 दिन इनके सर का दर्द नहीं जाएगा। यानी इतनी तगड़ी अपोजिशन पंजाब के अंदर होने वाली है और उससे भी तगड़ी अपोजिशन यहां पर विफाक के अंदर होने वाली है। लिहाजा इमरान खान आपको सुनाई देगा, हर जगह पर इमरान खान की आवाजें तो आपको आएंगी। अब लाहौर बार के जो इंतखाबात हुए, अब ये बड़े तगड़े इंतखाबात थे, बड़े जबरदस्त इंतखाबात थे और लाहौर बार एक मजबूत बार समझी जाती है पाकिस्तान में। वकला दिलेर हैं, तगड़े हैं, बातचीत करते हैं। आपको राबिया बाजवा की वो तकारीरें याद होंगी जिनमें वो खुलकर बातचीत करती हैं कि हम बागी हैं, और हमने देखा है कि लाहौर बार के वकला ने बहुत तगड़ा किरदार अदा किया। बड़े जबरदस्त लोग हैं, दिलेर हैं, गैरतमंद हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, टक्कर के नौजवान हैं और खड़े हो जाते हैं। अब ये जो लाहौर बार इंतखाबात जीती है, अब बैरिस्टर गौहर ने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी और एक वीडियो के बाद जनाब इतना मैसिव मैंडेट इन्हें मिला है कि ये भी अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। असद मंजूर भट्ट साहब ये जीते इंतखाबात, उसके बाद वकला ने इन्हें अपने कांधों के ऊपर उठाया और जब ये बाहर आए हैं तो इन्होंने गुफ्तगू की है। 22 सेकंड की ये इनका क्लिप है, वो आप सुन लें। इमरान खान समेत जितने भी मजलूम पाकिस्तानी हैं हम उन सब का साथ देंगे और एस्टेब्लिशमेंट की ज्यादतियों का मुकाबला करेंगे। कि जनाब इमरान खान के लिए आवाज उठाएंगे, इमरान रियाज खान के लिए आवाज उठाएंगे और पाकिस्तान में जो ज्यादतियां हुई हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। यानी वकला सड़कों के ऊपर आएंगे, वकला बातचीत करेंगे और जब वकील बातचीत करता है तो फिर कानूनी मामलात आपको यानी कानूनी तरीके से चीजों को नहीं उलझा सकते। और ये काला कोट है, इसकी एक तारीख है और काला कोट जब खड़ा हो जाता है तो फिर ये बैठता नहीं है। ये ना ये बुज़दिल लोग हैं, ना ये कंप्रोमाइज लोग हैं और ना ये पीछे जाते हैं। और वकला की जबरदस्त बात ये भी है कि एक वकील के पीछे दूसरा और तीसरा वकील खड़ा हो जाता है। ये आम लोगों की तरह नहीं है जो छुप जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और ये बड़ी तगड़ी बात है। लिहाजा ये भी इमरान खान की एक बहुत बड़ी फतह, एक बहुत बड़ी जीत है। अब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें कि जनाब वो कमरे में बंद हैं। इससे पहले शाहीन सबाई साहब ने यह कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को कमरे में बंद कर दिया गया है और उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाता। लेकिन आज मियां साहब बाहर आए हैं, मियां साहब मंजर-ए-आम पर आए और मंजर-ए-आम पर आए जहां पर उन्होंने शरीफ मेडिकल ट्रस्ट जो है वहां पर कन्वोकेशन से खिताब किया है। 15 से 16 मिनट की मेरे ख्याल में तकरीर है, मैंने उसे सुना है और वहां पर एक बात भी मियां साहब ने सियासी नहीं की। यानी कैसे मुमकिन है कि एक बंदा जो 3 दफा का वज़ीर आज़म रह चुका हो, एक बंदा जिसका 50 सालों पर मुहित एक सियासी पॉलिटिकल कैरियर हो, लेकिन वो सियासी बात ना करे। यानी उसके अंदर इतनी जुर्रत ना हो कि वो सियासी बात ना कर सके या इतनी इजाजत ना हो कि वो सियासी बात ना कर सके। आज महसूस हुआ नहीं, मियां साहब कमरे के अंदर बंद है और कमरे के अंदर बंद करके उन्हें ताला लगा दिया गया है। ये पूरा पाकिस्तान मियां साहब के लिए कमरा बना दिया गया है और कमरे में उन्हें बंद रखा गया है। मियां साहब अपनी मर्जी से एक ट्वीट नहीं कर सकते, मियां साहब अपनी बेटी को शाबाश नहीं कर सकते, मियां साहब अपनी बेटी को मुबारकबाद नहीं दे सकते, अपनी पार्टी को मुबारकबाद नहीं दे सकते, मियां साहब सियासी बात नहीं कर सकते।
یعنی یہ انجام ہوا ہے میاں نواز شریف کی کمپرومائز پولیٹکس کا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہیں ایک سیاسی بات کرنے تک کی اجازت نہیں ہے. میاں نواز شریف کو کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اور میاں نواز شریف کی سیاست ہی اپنی سیاست کا ہی سب سے بڑا قیدی بن چکا ہے. حالانکہ عمران خان میاں نواز شریف سے جو بندہ ٹکرایا تھا، جو قیدی ٹکرایا تھا، قیدی 804 عمران خان اڈیالہ جیلوں کے اندر بند ہے، کمرے کے اندر بند ہے، لیکن پوری دنیا کے پولیٹکس کو اس نے ہلا کر رکھا ہوا ہے. اس کی جج کے سامنے بات بھی سیاسی، اس کی کارکنوں کے ساتھ بھی بات بھی سیاسی، اس کی بات اصولی، اس کی بات سیاسی. وہ جیل کے اندر ہوتے ہوئے، بند ہوتے ہوئے سیاست کر رہا ہے، اور میاں صاحب کھلے عام کھلی فضا میں اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے سیاسی بات نہیں کر سکتے. خوفناک انجام ہے، عبرتناک انجام ہے. اور عمران خان نے واقعتاً ان کی لٹیا ڈبو کر رکھ دی ہے. عمران خان واقعتاً انہیں گھٹنوں پر لے کر آیا ہے، اور میاں نواز شریف کو پڑخچے، میاں نواز شریف کی سیاست کے پڑخچے اس بندے نے اڑا کر رکھ دیے ہیں کہ جو بندہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم، چوتھی لانچنگ بھی ہوئی، لانچنگ کے بعد حکومت بننے جا رہی ہے، اپنی پارٹی کی بیٹی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہے، لیکن سیاسی بات نہیں کر سکتا. وہ اپنی 50 سالہ سیاست اور عمران خان سے سیاسی جو دشمنی ہے، سیاسی دشمنی، اس کا قیدی بن کر رہ گیا ہے. اور خان بول سکتا ہے، بولتا ہے، ٹکراتا ہے، میاں نواز شریف صاحب بات بھی نہیں کر سکتے. میاں نواز شریف صاحب کمرے میں بند ہو گئے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.